वेलकम टू दी हेल्थ सेगमेंट। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रुबाब जाफर, एस्थेटिक फिजिशियन हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी शो। डॉक्टर रुबाब, पिगमेंटेशन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप बताएं है क्या? अच्छा, पिगमेंटेशन जिसे हम आम अल्फाज में उर्दू ज़ुबान में छाइयाँ कहते हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं या डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं, तो मोस्ट कॉमनली इन पाकिस्तान और वैसे भी ये औरतों को ज़्यादा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या उसके बाद हार्मोनल चेंजेस की वजह से उनके डार्क स्पॉट्स आने लग जाते हैं। या फेस पे भी आ सकते हैं, बॉडी पे भी आ सकते हैं। होता क्या है कि कुछ हमारे स्किन की जो लेयर्स होती हैं उसके अंदर नॉर्मल सेल्स पड़े होते हैं, मेलानोसाइट्स, जो कि मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं, और जो हमारा नॉर्मल कलर होता है वो उन नॉर्मल मेलानिन की वजह से होता है। लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं या जेनेटिक्स की वजह से, या अगर आप सन ब्लॉक नहीं लगाते तो वो जो मेलानिन होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी औरतों को जो उनसा है वो दाग धब्बे और छाइयाँ आ जाती हैं फेस। सर, पिगमेंटेशंस कितनी टाइप्स की होती हैं? यूजुअली हम देखते हैं कि आपके आइज़ के अराउंड भी थोड़ा सा कलर डिसकलरेशन हुई होती है, आपके लिप्स के एरिया पे भी हुई होती है, तो और क्या क्या टाइप्स हैं इसकी? अच्छा, अब जिस तरह आपने लिप्स की बात की, लिप्स की जो इर्द गिर्द होती है इसको हम पेरीओरल पिगमेंटेशन कहते हैं। ये भी काफ़ी, यानी जब आप पिगमेंटेशन की बात करते हो तो बेसिकली ये आपके होल फेस को कवर करता है। आइज़ के जो अंडर आइज़ होती हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। जिस तरह कुछ लोगों का यहाँ पे ब्लू सी कलरेशन हो जाती है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं पिगमेंटेशन हो। वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब आपकी स्किन बहुत थिन होती है, जो आपकी वहाँ ब्लड वेसल्स होती हैं वो डायलेट कर जाती हैं, तो उसमें से भी कुछ जिस तरह आरबीसीज की एक्यूमुलेशन यहाँ पे हो जाती है, जिस वजह से काफ़ी जो औरतों को इस तरह के मसाइल आ सकते हैं। इसके अलावा यही है कि अगर आप अपनी स्किन की केयर नहीं करते, सन ब्लॉक नहीं लगाते, या आपकी हार्मोनल चेंजेस हैं या कोई और मसला हो सकता है। यूजुअली ना कभी कभार लोगों को स्किन टैन भी हुआ होता है, तो बट उनको लगता है कि पिगमेंटेशन हो गया, तो उसको कैसे रिकग्नाइज किया जा सकता है? अच्छा, जो स्किन टैनिंग है वो बिल्कुल सुपरफिशियल है, और अगर हम एशियन हमारे जो क्लाइमेट है इसमें स्किन टैनिंग की इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप गोरों को देखें, फॉरेन कंट्रीज़ में देखें, तो वो जब स्किन टैनिंग लेते हैं तो उनकी जो स्किन होती है वो रेड हो जाती है, और उधर ज़्यादा स्किन कैंसर के इश्यूज़ होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ऐसा क्लाइमेट दिया पाकिस्तान को कि वी डोंट नीड स्किन टैनिंग, लेकिन हमें सन ब्लॉक लगाना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि सन ब्लॉक लगाएं तो हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन वी डोंट, यानी हमें सन टैनिंग नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर रुबाब, पिगमेंटेशन का क्योर क्या है? क्या क्या ट्रीटमेंट्स इसके अभी आए हुए हैं? क्योंकि हाइड्रा फेशियल्स भी हम कराते हैं, यूजुअली दूसरे फेशियल्स भी जिसमें ब्लीचिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो भी हम करवाते हैं, तो सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट्स क्या हैं? अच्छा, जब हमारे पास क्लाइंट आता है ना, तो हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसको छाइयाँ हुई क्यों हैं, उसको डार्क स्पॉट्स आए क्यों हैं, पिगमेंटेशन हुई क्यों है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक औरत, उसकी हिस्ट्री में कि उसको प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद स्टार्ट हुई, तो ऑब्वियसली फिर उसमें हम रूट कॉज देखेंगे कि उसे कोई वाइटामिन की कमी तो नहीं हो गई, आयरन की कमी की वजह से हो जाता है, फिर कुछ लोग सन ब्लॉक नहीं लगाते उसकी वजह से। तो हम रूट कॉज देखेंगे, उसके बाद हमारे पास एंटी पिगमेंटेशन टॉपिकल क्रीम्स आ जाती हैं, जिसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉजिक एसिड, विटामिन सी, इसके अलावा और भी ब्राइटनिंग एजेंट्स हैं जो कि सिर्फ पिगमेंटेशन को के कंसर्न के मुताबिक हैं, वो आप ओवर द काउंटर नहीं खरीद सकते। अच्छा, एसपीएफ कितना होना चाहिए इसको क्योर करने के लिए, पिगमेंटेशन को? अकॉर्डिंग टू, यानी पाकिस्तान के क्लाइमेट के लिहाज से एसपीएफ 30 से स्टार्ट करना चाहिए और 80 तक जाना चाहिए, यानी एसपीएफ 30 से कम नहीं होना चाहिए। और वो सन ब्लॉक जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो, यानी यूवीए रेस को भी कवर करे और यूवीबी। और अच्छा डॉक्टर रुबाब, यूजुअली हम देखते हैं कि लोगों को पता नहीं होता है कि उन्हें पिगमेंटेशन किस टाइप की है, तो वो किसी ने भी कहा है कि जी फलां डॉक्टर है उसके पास चले जाओ, या फलां फेशियल है वो करवा लो, ठीक हो जाएगा, तो वो इस तरह से करवा के ना अपनी जो पिगमेंटेशन है उसको मज़ीद ख़राब कर लेते हैं, तो सेफेस्ट ट्रीटमेंट क्या है? अच्छा, इसमें ये होता है कि जिस तरह आपने टाइप्स की बात की कि डिफरेंट लोग, अब इसकी भी टाइप्स हैं। पहले यानी सुपरफिशियल पिगमेंटेशन है तो वो आपको ब्राउन सी नज़र आएगी। अगर बहुत डीप लेयर्स में है तो वो आपको ब्लैक या ग्रे सी पिगमेंटेशन, पहले तो रिकग्नाइज करनी चाहिए कि आपको पिगमेंटेशन कौन से लेवल की है और किस टाइप की है। और जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो आपको पहले अपनी पूरी हिस्ट्री दें और कौन सी आपने क्रीम्स पहले यूज़ किया या कौन से ट्रीटमेंट्स कराएं। अगर आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते हो और आप उसकी पोस्ट केयर नहीं करते, फॉर एग्जांपल अगर आप लेज़र कराते हो पिगमेंटेशन के लिए, आप उसकी पोस्ट केयर नहीं करते तो वो पिगमेंटेशन और ज़्यादा हो जाती है। वो कैसे की जाती है पोस्ट केयर?
पोस्ट के में हम पेशेंट को ये बताते हैं कि आपने सन ब्लॉक लाजमी लगाना है, यानी उस इंडोर हो या आउट यानी बाहर हो, आपने उसको नहीं छोड़ना। कुछ लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि हम घर में हैं तो सन ब्लॉक लगाने हैं और हीट में चले जाते हैं ट्रीटमेंट कराते साथ ही। तो इवन हीट में भी अगर आप उसमें भी देखो, विजिबल लाइट घर के अंदर होती है, उसमें भी रेज आ रही होती हैं जो कि हमारी स्किन पे इफेक्ट करती हैं, और अगर हमने ट्रीटमेंट कराया होता है तो वो और मज़ीद ख़राब हो जाती है, पिगमेंटेशन दोबारा आ सकती है। अच्छा, ये जो मार्केट में क्रीम्स आई होती हैं, ये क्या सेफ़ है यूज़ करना पिगमेंटेशन के लिए? जो ओवर द काउंटर जिसे हम कहते हैं सस्ती क्रीम्स, काफ़ी फार्मूला क्रीम्स आई हुई हैं, उसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मरकरी, स्टेरॉइड्स का लेवल बहुत ज़्यादा होता है और इंस्टेंट आपको वो रंग गोरा तो मिल जाता है, लेकिन उसके बाद जब आप उसको छोड़ते हो या कुछ अरसे के बाद आपकी जो चेहरा है वो बहुत ज़्यादा पतला, उसकी जिल्द बहुत ज़्यादा पतली होने लग जाती है, उसके बाद बाल आने लग जाते हैं और वो जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो आपके सिस्टम में भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि इसकी कोई नेचुरल रेमेडीज़ भी हैं? फेयरनेस क्रीम्स नहीं, पिगमेंटेशन की हम कोई नेचुरल रेमेडी अगर घर में यूज़ कर सकें, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सैलून जाना या किसी क्लिनिक जाना? अच्छा, ये बहुत डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग बेसन यूज़ करते हैं, जिस तरह टमाटर होता है उसमें भी लिकोराइज होता है, वो तो पिगमेंटेशन को कम करता है, या कोई जिस तरह आलू का जो सा पानी होता है वो यूज़ करता है। अच्छा, वो सुपरफिशियल जो पिगमेंटेशन होगी वो तो आपको थोड़ा इंस्टेंटली ब्राइट दिखेगा, लेकिन अगर आपकी पिगमेंटेशन बहुत डीप लेयर्स पे है तो ऑब्वियसली ये जो घरेलू टोटके होते हैं, इनका जो मॉलिक्यूल साइज़ होता है वो बहुत लार्ज होता है, यानी वो स्किन के अंदर तक पेनिट्रेट नहीं कर सकते। सुपरफिशली वो आपको इफेक्ट ज़रूर देंगे, इंस्टेंट ग्लो आएगा, लेकिन अगर आपकी पिगमेंटेशन बहुत डीप पड़ी हुई है तो वो ऑब्वियसली उस पर इफेक्ट नहीं करता। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर रबाब फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आई होप जो आपने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं वो हमारी ऑडियंस के लिए हेल्पफुल हों। थैंक यू सो मच। कमिंग बैक टू यू डॉक्टर मिरात। डॉक्टर मिरात, हम अक्सर ऐसा देखते हैं कि कुछ जो ट्रांसजेंडर्स होती हैं वो खुद डिसाइड करते हैं कि उन्होंने ही की तरफ जाना या शी की तरफ जाना, ही मेल और शी मेल, और इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे पास मेहराब मोइज़वान भी हैं, मेहरब मोइज़वान, जिन्होंने ये डिसाइड किया था। तो ऐसे लोगों की साइकी क्या होती है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ट्रांसजेंडर बहुत अम्ब्रेला टर्म है, इसमें होमोफोडाइट्स हैं या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मेल जेंडर्स पूरे होते हैं और दे प्रेफर, उनकी प्रेफरेंस होती है सेम जेंडर, और वो कहते हैं कि जी हमारी जो रूह है ना, वो रूह हमारी दूसरा जो है वो जेंडर है, वो दूसरे जेंडर को एक्सेप्ट करती है। एक लस्ट और एक जो साइकोलॉजिकल अनकंट्रोलेबिलिटी है, दे आर डिफरेंट। इसमें अब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास आते हैं कुछ लोग इस तरह से जो कहते हैं कि जी आप हमें ना सरकारी पर्चे पे लिख दें कि हम साइकोलॉजिकली जो है ना वो फिट नहीं है, मैं मतलब, और ज़्यादातर हमारे पास फीमेल्स आती हैं कि जी हम साइकोलॉजिकली जो है ना हम मेल बनना चाहते हैं बिकॉज वी हैव अ शी पार्टनर, सो हम जो है साइकोलॉजिकली फ़िट नहीं है, हमारा जो हार्मोन्स हैं, हमें पीरियड्स का मसला है, हमें हार्मोन्स का मसला है, हमारे जो जिस्म है वो पूरा डेवलप नहीं हो गया। सो जो अगर बायोलॉजिकल रीज़न है ना, दैट इज़ समथिंग एल्स। मगर एक फ़ीमेल है जो जिसकी ओवरीज ठीक हैं, जो प्रोडक्शन, उसकी रिप्रोडक्शन भी सही चल रही है, हम इस लेवल पर सरकारी तौर पर तो हम उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरी दुनिया में, सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूँगी, पूरी दुनिया में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ऐसे लोगों की मदद कर देते हैं, उनके ऑपरेशंस कर देते हैं, और बहुत से ऑपरेशंस ख़राब भी हो जाते हैं। बर्थ डिफेक्ट फाउंडेशन है लाहौर में, हाँ, वो ऑपरेशंस फ्री में करती है, ये लाहौर में ही है। उन्होंने क्या किया हुआ है कि उन्होंने इनका पूरा असेसमेंट करते हैं, और अगर उनको लगे तो क्या आपको लगता है ये ठीक है इससे ऑपरेशंस करवाना? देखिए, उन पे जो गुजर रही है ये वही जानते हैं। बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मैं किसी की साइकी से खेलूंगी नहीं। अगर वो जिस तरह अपनी जेंडर में आना चाहता है, मेरे पास जो अपनी तकलीफ़ लेके आएगा मैं उसका मुदावा करने की कोशिश करूंगी। मैं एज अ डॉक्टर उसकी तकलीफ़ का मुदावा करूंगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और अगर उनको कोई दीन से उनको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर कि मैं कहूँ कि तुम्हारे हक़ में ये बेहतर है या तुम्हें आखिरत में ये मिलेगा या वो मिलेगा। मुझे उसको उसी तरफ गाइड करना है जहाँ से उसको सही जवाब मिलेगा। अच्छा डॉक्टर मिरात, आपने ट्रांस कम्युनिटी पे काफ़ी पब्लिकेशंस भी आपकी आई हैं, हमने देखी भी हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं इनके राइट्स को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है ताकि ये हमारी सोसाइटी में एक अच्छा शहरी बनकर रह सकें, एक अच्छे सिटीज़न की तरह वो भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकें? जैसे हुकूमत ने कोटा मुकर्रर किया हुआ है फ़ीमेल्स का
इस तरह कोटे के बजाय मैं बिल्कुल हूँ कि अगर 50% या 60% भी अगर वो मर्द का रखते हैं, लेकिन औरतों को इस तरह भी और ये ट्रांसजेंडर को इस तरह भी रखें ये कि उनकी काबिलियत और हुनर और उनकी स्किल्स के मुताबिक उनको अपॉर्चुनिटीज़ फराहम की जाएँ। हर कोई तालीम हासिल नहीं कर सकता, मगर हुनर सिखाया जा सकता है, ज़रात का हुनर सिखाया जा सकता है, काश्तकारी, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। हमारा जो कारपेट मेकिंग इतना ज़्यादा था, उसमें हमारा इतना कम अब काम होता है। तो मेरे ख्याल में हम अपनी जो ये सनत और हरफत है, इसमें बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं अगर हम सबको अपॉर्चुनिटीज़ ओपन बेसिस पे दें, नॉट ऑन कोटा बेसिस। ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस ही मेन चीज़ है इसमें। अगर हम लोग एक्सेप्ट करेंगे तो वो भी सोसाइटी में ग्रो कर पाएंगे, फाइनेंशियली भी और वर्क के लिहाज से भी। थैंक यू सो मच मेरात, आपने हमें ज्वाइन किया। इसी के साथ शायरा और ज़ुबैर का भी बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उनकी मूवी जो है सनक वो रिलीज़ होगी 16 अगस्त को सिनेमाज़ में। आप सब ज़रूर जाइएगा, देखिएगा। बड़ी डिफरेंट स्टोरी है, बड़े मज़ेदार सा उन्होंने कैरेक्टर्स हमें एक्सप्लेन किए हैं। स्टोरी भी थोड़ी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट नज़र आ रही है, गाने भी हैं, सब कुछ है, यू नो ऑल इन वन सब कुछ है। तो आपको ज़रूर जाना चाहिए और देखना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।